बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संयुग्मी फोकस तथा संयुग्मी बिंदु, उसके अलावा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन के बाद अगर कुछ पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे परावर्तन और परावर्तन के नियम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं संयुग्मी फोकस। ध्यान से देखें, एस पी एस डैश हमारा दर्पण है और एक्स एक्स डैश मुख्य अक्ष है। अगर हम यहाँ किसी वस्तु को रखते हैं, वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र के पहले, और हम जानते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच फोकस होगा। तो देखिए, वस्तु से एक किरण छोड़िए ध्रुव पर, ध्रुव से परावर्तित होकर ये लौट रही है, ठीक है। तो ये परावर्तन का नियम, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन। दूसरा नियम लगाइए, किरण को सी से छोड़िए वक्रता केंद्र से, और हम जानते हैं जब किरण सी से जाती है तो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे लौट जाती है। तो ये जैसे गई टकराकर लौट गई। यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है दोनों किरणों का, तो यहाँ वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। तो यह दोनों बिंदु एक दूसरे के संयुग्मी बिंदु, अगर फोकस के तौर पे लें तो यह दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? संयुग्मी फोकस। तो हम इसको डिफाइन करें तो देखिए कैसे करेंगे। यह दर्पण है और दर्पण का मुख्य अक्ष है, और कितने पॉइंट है? एक और एक, दोनों। तो ऐसे बोलेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वे दो बिंदु जिसमें पहले बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तथा दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। अब चलिए, संयुग्मी फोकस की जहां तक बात होती है वो केवल अवतल दर्पण में ही होता है, उत्तल दर्पण में नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी। इससे उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस नहीं होगा, केवल किसमें होगा? अवतल दर्पण में। क्लियर? अब देखिएगा, रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसको चेक करके ध्यान से देखिएगा। रेखीय आवर्धन I इज इक्वल टू होता है, सॉरी, M इज इक्वल टू होता है I अपान O। इसी को हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। तो अब लेक्चर होगा रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए, सेम देखकर बता सकते हैं। आई का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई है, और ये किसकी है? वस्तु की लंबाई। तो ऐसे हम बोलेंगे, किसी गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो उसको अगर हम ऐसे बोल दें, किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। एकदम आसान है। चलिए बात को आगे बढ़ाई जाए, इसी फिगर का हम सहारा लेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं दो त्रिभुज, एक पी ए बी और एक पी ए डैश बी डैश। इस पे ध्यान दें तो बड़े वाले का पी ए बी का यह कोण और छोटे वाले का पी ए डैश बी डैश दोनों बराबर है, क्योंकि यह आपतन कोण है और यह परावर्तन कोण है। अब आगे, इसका यह राइट एंगल है, समकोण है, और इसका यह राइट एंगल है, यानी दो कोण बराबर हो गए। तो जाहिर है कि तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर होगा, यानी दोनों समरूप होंगे। तो दोनों को समरूप मान के अगर हम हल करें तो अपने आप आ जाएगा रिजल्ट। फिलहाल इसको हम मान लें समीकरण ए। तो चलिए, समरूप त्रिभुज PAB तथा त्रिभुज PA डैश B डैश में, PA डैश B डैश में। तो देखिए, AB पहले लंब लेंगे अपन A डैश B डैश। अब आधार का नंबर आएगा, तो देखिए बड़े वाले में आधार क्या है? PA, तो यहां हो जाएगा PA। छोटे में आधार क्या है? PA डैश, तो यहां हो जाएगा PA डैश। ओके, अब कुछ और भी देख लें। यहां पे आप जानते हैं कि वस्तु की P से जो दूरी होती है, उस दूरी को U से डिनोट किया जाता है, लेकिन अगर दूरी बाएं तरफ होती है तो माइनस U लेते हैं। कंफर्म? और
प्रतिबिंब की दूरी को आप जानते हैं v से डिनोट करते हैं, लेकिन दूरी बाएं तरफ है इसलिए यह भी क्या हो जाएगी ऋणात्मक। अब हम यहाँ देखें, यह वस्तु है, वस्तु ऊपर है तो दूरी पॉजिटिव होगी, और यह प्रतिबिंब नीचे है इसलिए यह दूरी क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। यहां तक कंफर्म, सिंपल है। बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक और नीचे की भी दूरी ऋणात्मक, ऊपर की दूरी क्या होती है धनात्मक। चतुर्थांश वाला नियम लगेगा यहाँ पे। तो अब वैल्यू अगर हम रख देंगे तो देखिए क्या मिलता है। तो AB का मतलब क्या है बेटा O, तो हमने O रखा। A डैश D डैश का मान क्या है माइनस आई है, तो हमने माइनस आई रखा। उसके बाद हमने क्या किया PA, तो चेक करिए PA क्या है माइनस यू है, तो हम क्या रखेंगे माइनस यू अपन PA डैश। तो अब देखिए PA डैश क्या इतना माइनस वी, तो हमने क्या रखा माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इसको एक काम करिए आई बटाओ के फॉर्म में लाना है, तो बदलेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा आई अपान ओ, माइनस तो है यहाँ पे v अपान यू, इतना हुआ। लेकिन आवर्धन माना किसको गया है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। इससे फायदा क्या होता है, ताकि हम ये तुलना कर सकें कि प्रतिबिंब जो बड़ा बनेगा वह बड़ा बनेगा कि छोटा। अगर यम का मान 1 से बड़ा होता है तो बड़ा बनता है, 1 से छोटा होता है तो छोटा बनता है, और 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, माइनस को इधर ले जाएंगे क्योंकि आई बटा ओ पॉजिटिव है, तो आई बटा ओ इक्वल टू माइनस वी बटा यू। अब देखिएगा आई अपान ओ या आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान, इन दोनों की तुलना करें तो क्या रिजल्ट मिलता है, यम इक्वल टू आई बटा ओ है और आई बटा ओ इक्वल टू माइनस वी बटा यू है। दोनों को अगर सम्मिलित कर दें तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा m इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू। तो यह मेन रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट को अगर हम इस तरह देखें, यह फर्स्ट पार्ट, यह सेकंड और यह आपका हो गया थर्ड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल अगर सेकंड और थर्ड को ले लिया जाए तो आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू, यह हमारा रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ध्यान से लगेगा। हमने दो फिगर यहां बनाया, एक को आप ए मान सकते हैं, दूसरे को भी मान सकते हैं। अब यहां से देखिए कि एक ऐसा प्लेन है, समतल है, जिसके नीचे कलई नहीं की गई है, यानी हम कह सकते हैं पॉलिश नहीं की गई है। तो इस पे अगर कोई प्रकाश की किरण गिरती है, मान लीजिए यहाँ पे गिर रही है, ओके, ऊपर का माध्यम विरल है, नीचे का क्या है सघन। जब इस पे गिरेगी तो विरल से सघन में जाती है तो यह अविलंब होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। थोड़ा सा देखिए ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये झुक, लेकिन अब यहां देखिए ऊपर का माध्यम सघन और नीचे का क्या है विरल, तो अब ये क्या होगी झुकेगी नहीं बल्कि न सीध में जाएगी, अविलंब से क्या होगी दूर। कंफर्म? यानी विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से क्या होगी दूर हट जाएगी। तो इसी घटना को क्या बोला जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो अब हम इसको कैसे बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। यदि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वे या तो अविलंब की ओर झुक जाती हैं या अविलंब से दूर हट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर हुआ? तो प्रकाश का अपवर्तन क्लियर हो गया। अब कुछ हम चीजें डिफाइन कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। यह जो किरण है
जो इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है, इस किरण का नाम दिया जाता है आपतित किरण। ओके, यह जो किरण, किरण तो है नहीं है, केवल माना गया है, वास्तव में ये कोई रेखा होती नहीं, एक काल्पनिक है, और इसको हम बोलते हैं अविलंब या नॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है। और ये किरण देखिए, टकरा के लौटने वाली किरण को तो हम बोलते हैं परावर्तित किरण, लेकिन पार कर जाती है जब किरण तो उसको बोला जाता है अपवर्तित किरण। तो यह आपकी हो गई अपवर्तित किरण। सेम जो चीज इसमें है वही चीज इसमें। अब समझिए, इसको हमको डिफाइन करना है, यह आपतित किरण हुआ, यह अपवर्तित किरण हुआ, और यह आपका क्या हुआ, अविलंब। और आपतित किरण जहां मिलती हैं उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, या हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। अब समझिए, तो प्रकाश का अपवर्तन क्लियर हुआ, अब हमको पढ़ना है अपवर्तन के नियम। तो यहां से देखिएगा, यह जो आपतित किरण है और यह अपवर्तित किरण है, यह आपका अविलंब है, तीनों एक ही बिंदु पर है। यानी पहले का जो नियम था प्रकाश का परावर्तन का, सेम वही पहला नियम यहां भी अप्लाई है, बस वहां परावर्तित किरण और यहां पे क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। तो हम कैसे बोलेंगे पहले नियम को, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम आपका क्लियर हुआ। अब चलिए दूसरे नियम की हम बात करते हैं। दूसरे नियम को समझिए, यह आपतित किरण है, यह अभिलंब है, तो इनके बीच का जो कोण होगा सेम इसी के नाम से, यानी आपतन कोण। और आपतन कोण को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल है उसका पहला अक्षर आई, इसलिए इसको किससे डिनोट किया जाता है, आई से। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आई। और यह अपवर्तित किरण है और यह आपका विलंब है, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, तो अपवर्तन कोण होगा, सेम इसके नाम से अपवर्तन कोण। अपवर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। तो अपवर्तन कोण का रिफ्रैक्टेड एंगल हुआ, तो इसलिए इसका पहला अक्षर क्या हो गया, आर। अब देखिएगा, आई आर में एक रिलेशन आया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2। क्लियर। तो यह आपका आ गया 1n2। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको समझिए, यानी इसको कैसे बोल सकते हैं, यदि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। भाई देखिए, साइन को हिंदी में ज्या बोला जाता है, तो उस हिसाब से बोलेंगे, यदि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2। 1n2 को हम लिखते हैं n2 अपॉन n1, यानी यह भी रिजल्ट आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। अब पूरा फिर से देख लीजिएगा, हमें बताना है पहले प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो किरण आई पार कर गई तो यह अपवर्तन हुआ। हाँ, विरल से सघन में जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, सघन से विरल में जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसको हम कह सकते हैं, यदि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम यहां से समझ लीजिए, आपतित किरण
अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा समझिए, यह आपतन कोण हुआ, यह अपवर्तन कोण हुआ, दोनों का ज्या ले लीजिए, फिर उसके बाद उनका अनुपात है। तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। यह दोनों नियम क्लियर हुआ। हाँ, इस नियम का एक नाम और भी है, स्नेल का नियम, स्नेल्स नियम। ठीक है, इस नियम को हम किस नाम से जानते हैं? दूसरे नियम को स्नेल का नियम। हाँ, इसके अलावा एक तीसरा नियम भी हो सकता है जो इम्पोर्टेंट तो है। फिलहाल अगर प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछेगा किताब वाला तो आप केवल दो देंगे, पहला और दूसरा। तीसरा क्या है उसको भी जान लीजिए। देखिए, यह प्रकाश की किरण अगर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इसकी चाल, आवृत्ति और रंग की बात हम यहाँ करेंगे। तो जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण की आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होती, ना ही उसके रंग में कोई चेंजिंग होती है। चेंज क्या होता है? उसकी चाल बदल जाती है। क्लियर है? तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यदि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके आवृत्ति और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसकी चाल बदल जाती है। तो ये तीनों नियम आपके क्लियर हुए। एक फार्मूला भी बन सकता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो सकता है, यानी 1n2 इक्वल टू क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है प्रकाश की पहले माध्यम में चाल बटा दूसरे माध्यम में चाल। तो सपोज करिए पहले माध्यम में प्रकाश अगर निर्वात में है या वायु में है तो चाल क्या हो जाएगी? c। दूसरा कोई माध्यम है उसमें मान लीजिए क्या हो जाएगी? v। तो पहले माध्यम में चाल बटा दूसरे माध्यम में, यानी 1n2 इक्वल टू c बटा v, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं n इक्वल टू c अपान v। और ज्यादा डिफाइन करना है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं v बराबर क्या हो जाएगा? c अपान n। यानी अगर प्रकाश निर्वात से या वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम का अगर हमें अपवर्तनांक मालूम है तो उस अपवर्तनांक से प्रकाश की चाल में भाग दे देंगे तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी इसका मान निकल जाएगा। अक्सर हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक के हो जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर क्यों हट जाती है। चलिए उसका कारण देख लें। तो पहला कारण यह है कि अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्यों झुकती है। तो हम ये देख रहे हैं यह माध्यम विरल है, अगर इसका अपवर्तनांक n1 और यह सघन है तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? n2 है। और हम जानते हैं अपवर्तनांक सघन माध्यम का अधिक होता है और विरल माध्यम का कम होता है। तो पहली चर्चा हो रही है कि प्रकाश की किरण विरल से कहां जा रही है? सघन में। तो विरल से कहां? सघन। अगर विरल से सघन में जा रही है तो बताइए n2 का मान n1 से ज्यादा होगा, तो हम लिख सकते हैं कि n2 इज ग्रेटर देन n1। अब n1 इधर आएगा तो हो जाएगा n2 अपान n1 इज ग्रेटर देन 1। अभी आप जस्ट पढ़े हैं कि साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू n2 अपान n1, यानी n2 अपान n1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन i अपान साइन r। तो चेक करिए यहां हो गया साइन i अपॉन साइन r, यह ग्रेटर देन हुआ 1। अब सेम वही चीज साइन r इधर जाएगा तो साइन i इज ग्रेटर देन
साइन आर का 1 में गुणा हो जाएगा तो साइन आर होगा। अब ये देखिएगा साइन से साइन कैंसिल हुआ, यानी बचा क्या, आई इज ग्रेटर देन आर। अभी हम लेकर क्या चले थे, विरल से सघन में जा रहा है, तभी तो n2 ग्रेटर देन हुआ क्या, n1। तो विरल से सघन में गया तो रिजल्ट क्या आया, i इज ग्रेटर देन r, यानी i का मान क्या होगा, r से बड़ा होगा। तो r से बड़ा कब होगा, जब वह अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चर्चा होगी कि सघन से अगर विरल में जाएगा तो क्या होगा, तो देख लीजिए उसको भी। अब किसकी चर्चा है, दूसरे की, सघन से विरल। इसमें जा रहा तो जाहिर है कि यह सघन का n1 है और विरल का आपकी बारी n2 है। ओके, तो n1 इज ग्रेटर देन n2, कंफर्म है। तो अब यहां बोलिएगा n1 इज ग्रेटर देन n2, तो अगर हम इसको इस तरह लिख दें n1 अपान n2 इज ग्रेटर देन 1। अब यहां हम जानते हैं कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n2 बटा n1, ये होता है। लेकिन ये उलट गया, तो n1 ऊपर हो गया और n2 कहां हो गया, नीचे, कंफर्म। तो ये भी उलट जाएगा, साइन आर ऊपर और आई क्या हो जाएगा, नीचे। यानी मतलब क्या निकला, साइन आर अपान साइन आई, देखिएगा n2 बटा n1 साइन आई अपान साइन आर, लेकिन यहाँ n1 बटा n2 है तो साइन आर ऊपर और साइन आई नीचे, इज ग्रेटर देन 1। तो साइन आई इज ग्रेटर देन, सॉरी, साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आई, यहां तक हुआ। अब यहां हम चेक कर रहे हैं, साइन आर और साइन आई दोनों है, साइन से साइन कैंसिल हुआ, आर इज ग्रेटर देन आई। यह कब आया, जब प्रकाश की किरण सघन से कहां गई, विरल। जब सघन से विरल में गई तो वहां पे आर बड़ा है, आई छोटा है, यानी आई आपतन कोण हुआ और आर अपवर्तन है, अपवर्तन ज्यादा है तो जाहिर है कि वह अविलंब से कहां हो जाएगी, दूर। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कंफर्म हो गया कि अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। कुछ और भी चीजें हम देख लें। स्नेल के नियम का व्यापक रूप देख लें। जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर, समझिएगा, स्नेल के नियम का व्यापक रूप। तो इसको हम लिखे हैं n2 अपॉन n। अब हम यहां पे पढ़ चुके हैं कि n इज इक्वल टू क्या होता है, प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम, या कोई भी माध्यम हो सकता है उसमें प्रकाश की चाल। तो अगर यहाँ n2 है तो अगर हम इसको n2 कहेंगे तो यह आपका हो जाएगा v2, और n1 लेंगे तो c अपान क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। समझा रहा हूं एक बार, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ के आए हैं n बराबर c अपान v, कंफर्म है। तो दूसरे माध्यम के लिए अगर प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से किसी माध्यम में जा रही है तो पढ़े हैं n बराबर c बटा v, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो n2 माध्यम के लिए c अपान v2 ले लें और n1 माध्यम के लिए c बटा क्या ले लें, v1। तो इसको यहाँ पुट करें तो n2 की जगह आपका हो गया c अपान v2 अपान n1 की जगह हो गया c अपान v1। यहाँ हम चेक करें तो देख रहे हैं कि c से c कैंसिल हो जाता है, बच क्या रहा है, v1 ऊपर चला गया, यानी v1 अपान v2।
तो स्नेल का एक नियम यह भी बना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। और एक फार्मूला और भी हम जानते हैं, प्रकाश की चाल या ऐसे सिंपल चाल, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग है, आवृत्ति गुणे तरंग, या बहुत पहले से जानिए कि चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग। तो यह समझिए चाल को अगर V1 माने तो आवृत्ति चेंज नहीं होती, चाहे सघन से विरल में जाए चाहे विरल से सघन में। मैंने तीसरा नियम यही बताया था, प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन चाल क्या होती है, बदल जाती है। तो आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं है, तरंग दैर्घ्य बदलेगी लैम्डा। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं, तरंग दैर्घ्य लैम्डा 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसको देखिए, V1 की जगह न्यू इंटू लैम्डा 1 और V2 की जगह न्यू इंटू लैम्डा 2। न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो यह स्नेल के नियम के व्यापक रूप थे। पहला फार्मूला साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n1 अपॉन n2, चाल के रूप में साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2। इसके बाद तरंग दैर्घ्य के रूप में साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। यहाँ पे देखिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। अब इसको समझिए, यह पहला माध्यम ऊपर का, नीचे का दूसरा माध्यम, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1, दूसरे का n2। यदि कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से चले, पहले माध्यम के तल को पार करें, दूसरे माध्यम में प्रवेश करें और दूसरे माध्यम में के तल से टकराए और टकराकर पुनः पहले माध्यम में लौट आए, तो यह हम कह सकते हैं यही घटना क्या है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो अगर हम इसको डिफाइन करना है तो ऐसे कह सकते हैं, यदि पहले माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम के तल से टकराकर वापस पहले ही माध्यम में लौट आए या उसी पथ पर लौट आए, तो इस घटना को प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उत्क्रमणीयता क्या होता है। और हम देखिए अक्सर कुछ फार्मूले ऐसे बनते हैं, 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1, या ऐसे भी हो सकता है 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। तो ये फार्मूले आते कहाँ से हैं, तो वो उत्क्रमणीयता से आते हैं। कैसे आते हैं, आज डेरिवेशन उसी का होगा। आज क्लियर कर दिया जाएगा कि 1n2 कितने के बराबर हो सकता है, 1 अपॉन 2n1 के बराबर होगा। कैसे होगा वो भी दिखाया जाएगा। तो देखिए, अगर प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश कर रही है, तो अगर हम यहाँ स्नेल का नियम लगाएंगे तो आपका आएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, पहले से दूसरे में जा रही है तो हम यहाँ लिखेंगे 1n2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए पहले से दूसरे में पहुंची, पुनः दूसरे के तल से टकराई और टकराने के बाद पहले ही माध्यम में लौट गई। अब कहाँ, इससे इसमें आ रही है तो हम जानते हैं यह आई है और यह आर है। अब इसमें से इसमें जाएगी तो समीकरण थोड़ा सा उलट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, साइन आई नहीं जबकि आर हो जाएगा अपॉन साइन आई। अब देखिए किससे किसमें जा रही है, इससे इसमें जा रही है, द्वितीय से प्रथम माध्यम में जा रही है, तो 1n2 नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा आपकी 2n1, यानी इंडिकेट कर रहा है दूसरे माध्यम से किस माध्यम में, पहले माध्यम। सेम इसका उल्टा हो जाएगा। अब हम देखें एक समीकरण यह और एक यह, अब दोनों में क्या चीजें हैं, यह साइन आई अपॉन साइन आर है और यह साइन आर अपॉन साइन आई। अगर हम पहले से या पहले में
दूसरे से भाग दें तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से सोचिएगा। साइन आई अपॉन, या एक काम करिए, भाग देने से नहीं होगा, गुणा करें। तो गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, एलएचएस में एलएचएस का गुणा करिए, इनटू साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू 1n2 इंटू 2n1। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा, साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1n2 इंटू 2n1, इधर क्या बचा 1, यानी हम लिख सकते हैं 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। ओके, इसी समीकरण को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1n2 इक्वल टू 1/2n। अब इसका मतलब समझ जाइएगा 1n2 2n1, अगर कुछ अदर समीकरण हमको बनाना है 3 के लिए तो हम ऐसे कह सकते हैं 1n2 इंटू 2n3 मान लीजिए है, तो आगे इंटू 3n1 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 1 ही होगा। इसी तरह कुछ और भी ले लें, ANG इंटू GNA इक्वल टू भी कितना होगा 1 ही होगा। अगर इसमें भी 3 के लिए लें तो देखिए ANG इंटू GNW इंटू WNA इक्वल टू 1, यानी 3 के लिए होगा तो सिंपल है 1 2 3 ऐसे समझ सकते हैं, 1 2 को लिए, फिर 2 3 को लेंगे, फिर किसको लेंगे 3 1, यानी ये पारी पारा रिपीट। इसी तरह हम 4 के लिए भी ले सकते हैं, 5 के लिए भी ले सकते हैं और 6 के लिए भी ले सकते हैं। इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। हाँ एक चीज और कि 1n2 है तो इसका मतलब क्या है, तो समझिए कोई चीज है अगर ये इस तरह है ANG, अपवर्तनांक है, चाहे यहाँ 1 लिखें चाहे A लिखें, जो है उसको लिख सकते हैं, और यहाँ G है तो इसका मतलब यह होता है mg बटा na। अगर यह 1n2 है तो इसका मतलब होता है n2 बटा n1। इस तरह हम सबको डिफाइन कर सकते हैं।